Hello students, here we will discuss 5 case-based questions of 5 marks each from chapter number 10, Microbes in Human Welfare. As per new CBSE pattern, this type of questions are included in section C of the paper. This is question number 1. Read the information given. Large quantities of sewage is generated every day in cities and towns, जिसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट किया जाता है टू मेक इट लेस पॉल्यूटेड। नीचे फ्लो डायग्राम में एसटीपी में होने वाली एक स्टेज शो की गई है। प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक, देन इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक टू फॉर्म सेडिमेंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को एरेशन टैंक में भेजने के बाद इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर किया जा रहा है to get the sediment. Now, answer these questions based on the information given. Part A. Why primary effluent is passed into large aeration tank? Sewage के primary treatment यानी physical treatment के बाद primary effluent को aeration tank में भेजा जाता है. And in aeration tank, they are constantly agitated and also air is pumped in. एयर पंप करने और लगातार एजिटेट करने के कारण टैंक में एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं। एरोबिक माइक्रोब्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, ये याद रखिए। एंड देन फॉर्म फ्लॉक्स, वाटर फ्लॉक्स। फ्लॉक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स जो बनने स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू कॉन्स्टेंट एजिटेशन एंड पासिंग ऑफ एयर इन द एरेशन टैंक। These flocks start consuming sufficient quantities of organic matter, जिसके कारण वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस करने लगती है और पानी साफ होने लगता है। पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. राइट द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द सेडिमेंट फॉर्म एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। जब इफ्लुएंट को फर्दर सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेशन के लिए भेजा जाता है तो फ्लॉक्स नीचे सेटल हो जाते हैं एंड दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। इसका इंपॉर्टेंस देखिए, इसकी सिग्निफिकेंस नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 1, द स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू एरेशन टैंक। एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा अमाउंट वापस एरेशन टैंक में पंप कर दिया जाता है विच सर्व एज इनोकुलम। पॉइंट नंबर 2, एक्टिवेटेड स्लज का रिमेनिंग पार्ट दिस इज सेंड टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जहां एनारोबिक बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो करने वाले माइक्रोब्स हैं, दे डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगस और द फ्लॉक्स प्रेजेंट इन द एक्टिवेटेड स्लज। और इस डाइजेशन के दौरान बायोगैस प्रोड्यूस होती है जिसका इस्तेमाल कुकिंग एंड लाइटनिंग के लिए किया जा सकता है। सो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बनने वाले एक्टिवेटेड स्लज से बायोगैस बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आपको एक टिपिकल बायोगैस प्लांट का डायग्राम दिया है एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। पार्ट ए, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द डायग्राम। ए इज द मिक्सचर ऑफ dung and water and this mixture is called as slurry. B is a digester जहाँ माइक्रोब्स डंग में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। C इज़ अ स्लज जो लेफ्ट ओवर पार्ट है जिसे मैन्योर की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। एंड D इज़ अ गैस होल्डर टैंक जो डाइजेस्टर में बनने वाली बायोगैस को कलेक्ट करके पाइप्स के थ्रू सेंड करने में हेल्प करते हैं। नाउ बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, who developed this technology in India? It was developed due to the efforts of number 1, Indian Agricultural Research Institute IARI and number 2, Khadi and Village Industries Commission KVIC. Now C part of the question, why biogas plants are more often built in rural areas? They are more often built in rural areas because cattle dung is available in large quantities in rural areas where cattle are used for various purposes. Now part D of the question, why is cow dung used in generation of biogas?
काउ डंग को बायोगैस जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज इट कंटेन्स नंबर 1 सेलुलोजिक मटेरियल जो रॉ मटेरियल है बायोगैस बनाने के लिए, एंड नंबर 2 इट कंटेन्स मिथेनोजेंस जो माइक्रोब्स हैं. दीज माइक्रोब्स आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. ये मिथेनोजेंस सेलुलोज पर एनारोबिकली ग्रो करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर मीथेन गैस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, एंड दिस मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड एज बायोगैस. Question number 3. Read the case given. Organic farmers hold the view that eradication of pest is not only possible but also undesirable. इसलिए वो ऐसे सिस्टम पर काम करते हैं जो पेस्ट को मैनेजेबल लेवल पर मेंटेन रख सकें, एंड फॉर दैट they are switching to biological control methods instead of using chemicals. Now answer the given questions. Part A. What are the ill effects of using chemicals to control pests? जिसके कारण फार्मर्स ने बायोलॉजिकल कंट्रोल को अपनाने को प्रेफर किया है. ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रेफर बायोलॉजिकल कंट्रोल टू यूज ऑफ केमिकल्स बिकॉज नंबर 1 केमिकल मेथड दोनों टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल. नंबर 2 केमिकल्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एंड फॉर अदर एनिमल्स. एंड नंबर 3 ये केमिकल्स सॉइल एंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देते हैं. सो दीज आर द रीजंस फॉर विच ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रेफर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इंस्टेड ऑफ chemicals. Part B of the question. Give one example of bacteria, fungus and an insect used as biocontrol agents. Biocontrol agent की तरह यूज किया जाने वाला बैक्टीरिया है Bacillus thuringiensis और BT. बायोकंट्रोल एजेंट की तरह यूज किया जाने वाला फंगस है ट्राइकोडर्मा. इट इज़ अ फ्री लिविंग फंगस विच इज़ वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम. और इंसेक्ट का नाम है लेडी बर्ड बीटल जो एफिड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, एंड वन मोर इंसेक्ट इज ड्रैगन फ्लाई विच इज यूज टू कंट्रोल मॉस्क्विटोज. पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन. नेम द जीनस टू विच बेकुलोवायरसेस बिलोंग. डिस्क्राइब देयर रोल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. बेकुलोवायरसेस बिलोंग टू जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस और इनका रोल देखिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या है. नंबर 1 दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स. नंबर 2 इनका प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस और दूसरे नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है. नंबर 3 दिस इज डिजायरेबल बिकॉज बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर कंजर्व्ड टू एड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. ज़रूरी इंसेक्ट को बचाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ पर ही अटैक करते हैं, बाकी किसी यूज़फुल या नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स पर इनका कोई बैड इफेक्ट नहीं है. इसलिए फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 4. You are a biologist and your advice is sought by a group of farmers to improve nitrogen content of the soil to be used for cultivation of non-leguminous crop. आपसे एडवाइस मांगी गई है कि नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. नाउ रिकमेंड माइक्रोब्स दैट कैन एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन. जो माइक्रोब्स सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाने में हेल्प करेंगे वो हैं नंबर 1 साइनोबैक्टीरिया like Anabaena, Nostoc, Oscillatoria. They can fix atmospheric nitrogen. And Azospirillum and Azobacter जो सॉइल में पाए जाने वाले फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, दे कैन ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. इसके बाद फार्मर्स ऑल्सो हैव सम क्वेरीज. सॉल्व देम बाय गिविंग appropriate answers. B part of question number 4. This is asked by the farmer. Why do leguminous crops not require enrichment of the soil? Leguminous crops के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं.
both leguminous crop and rhizobium, they have symbiotic association with each other, and in this association these rhizobium bacteria fix atmospheric nitrogen to nitrates in soil and enrich the soil. इसलिए लेगुमिनस क्रॉप के केस में सॉइल को एनरिच करने के लिए कोई एक्स्ट्रा माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर माइकोराइजी एंड हाउ डू दे हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो बेटर? Mycorrhizae like glomus are fungi which form symbiotic association with plants. ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं. देखिए कैसे. नंबर 1, फंगस सॉइल में से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं. नंबर 2, जिन प्लांट्स के साथ माइकोराइजा एसोसिएटेड हैं दे शो रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस. नंबर 3, plants also show increased tolerance to salinity and drought. And number 4, there is an increase in overall plant growth. This is question number 5. Alexander Fleming एक बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे and in his experiment on a bacteria he observed a mold growing in one of the unwashed culture plate. जो ये मोल्ड ग्रो हो गया था एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में, इसके चारों तरफ बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे. दिस वॉज ड्यू टू अ केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड एंड दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू अ डिस्कवरी ऑफ एन एंटीबायोटिक. नाउ आंसर पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन. नेम द बैक्टीरिया Alexander Fleming was using, the mold grown and the antibiotic he discovered. Alexander was working on bacteria Staphylococcus. Mold grown in the plate was Penicillium notatum and antibiotic he discovered was penicillin. Now part B of the question. When this first discovered antibiotic was extensively used? This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Part C of question number 5. Who shared Nobel Prize along with Alexander Fleming in 1945 for the discovery of this antibiotic? Ernest Chain and Howard Florey shared Nobel Prize with Alexander Fleming for the discovery of penicillin in 1945. Part D of the question. What the word antibiotic stands for? Anti एक Greek word है which means against and bio means life. So antibiotic means against life. ये वर्ड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है क्योंकि एंटीबायोटिक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है. नाउ पार्ट ई ऑफ द क्वेश्चन. नेम 2 अदर डेडली डिजीजेस विच कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग एंटीबायोटिक्स. 2 diseases which can be treated by giving antibiotics are plague and whooping cough. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.